हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 121 यानी 121। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे, बिंब का काम क्या है? बिंब का काम क्या है? ऑप्शन बी, काव्य को सजीव बनाना। काव्य को सजीव बनाना बिंब का काम है। ठीक है, अगर आसान भाषा में आपको समझाया जाए तो जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं, चीज को क्या, किसी पंक्ति को पढ़ते हैं या किसी पुस्तक को पढ़ते हैं या किसी कविता को पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद जो आपके मस्तिष्क में एक इमेज बनती हुई चली जाती है उस कविता की, उस पंक्ति की, उस पुस्तक की, ठीक है, रचनाकारों की, रचनाकार नहीं, उस पुस्तक के नायकों की, ठीक है। तो जो हमारे माइंड में जो इमेज बनती है ना, उसे बिंब कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें। आगे देखते हैं व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, आधुनिक युग में पाठक और आलोचक कविता की सजीवता को अधिक मान्यता देते हैं। जो वर्तमान युग है दोस्तों, जिसे हम आधुनिक युग के नाम से जानते हैं, इसमें पाठक और आलोचक दोनों ही कविता की सजीवता को अधिक मान्यता देते हैं। ठीक है, मोटे रूप में कहा जा सकता है कि आधुनिक कवि का दृष्टिकोण सौंदर्यवादी की अपेक्षा जीवनवादी अधिक है। ठीक है, सौंदर्यवादी की अपेक्षा जीवनवादी अधिक है। यानी जो कविता है उसमें सौंदर्य प्रदर्शन करने के अतिरिक्त जीवन की सच्चाइयों को अगर उजागर किया गया है तो आधुनिक कवि की नज़र में वह क्या है, कविता सजीव है। ठीक है, ये बात है। आगे देखते हैं, यही कारण है कि कविता में बिंब का महत्व इतना ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसा माना जाता है कि बिंब संवेदन से जुड़े होते हैं। यानी जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो जब हम अपने साथ आत्मसात कर लेते हैं, यानी सीधे सीधे जब कोई पंक्ति, कोई कविता हमसे जुड़ जाती है और उसकी इमेज तुरंत हमारे माइंड में बन जाती है, तो समझ लीजिए वो संवेदन है। ठीक, उनकी सबसे बड़ी विशेषता है इंद्रियता। ठीक है, इंद्रियां क्या होती हैं? आपके जो इंद्रियां होती हैं उसको कहते हैं इंद्रियता। ठीक है, यही वजह है कि सुंदरता से अधिक सजीवता बिंब का प्रधान गुण है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिंब का प्रधान गुण क्या है, तो आप बताएंगे सुंदरता से अधिक सजीवता का चित्रण। ठीक है, क्या है? बिंब है, बिंब का प्रधान गुण है। आगे देखें, अलंकार में सजीवता हो सकती है, लेकिन उसके प्रयोग का प्रधान उद्देश्य कविता में सौंदर्य लाना होता है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो अलंकार होते हैं उनमें सजीवता हो सकती है, लेकिन अलंकारों का मुख्य काम क्या होता है दोस्तों? उनका मुख्य काम ये होता है कि कविता में किसी भी तरह से सौंदर्य लाया जा सके। ठीक है, ठीक उसी प्रकार बिंब में सौंदर्य हो सकता है। ठीक उसी प्रकार बिंब में भी सौंदर्य हो सकता है, लेकिन उसका काम कविता को सजीव बनाना है। ठीक है, बिंब क्या करते हैं? देखो स्पष्ट है, अलंकार कविता के सौंदर्य को बढ़ाते हैं और बिंब कविता में सजीवता को बढ़ाते हैं। इसका सार व्याख्या का यही है। ठीक है, अगली पंक्ति है दोस्तों, बिंब कई प्रकार के होते हैं। बिंब कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? श्रव्य, सबसे पहले दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, यानी किसी चीज को देखकर जब हमारे मस्तिष्क में चित्र बन रही है, मस्तिष्क में तो बात बनेगी, अगर हमने उसे देख लिया है तो वो सीधा सीधा बिंब है। ठीक है,
श्रव्य, जब हम किसी की बात सुनते हैं और सुनकर हमारे माइंड में जो इमेज बनती है तो वो भी श्रव्य बिंब है। ठीक है। घ्राण, एक बिंब होता है घ्राण। ठीक है, यानी कि घ्राण, इसका अर्थ अभी मुझे पता नहीं है, मैं भी देखती हूँ। बाकी स्पर्श, किसी चीज को छूकर, ठीक है, जब आपके मस्तिष्क में बिंब बन जाए तो उसे स्पर्श बिंब कहते हैं। स्वाद, जब किसी चीज को चखकर, जैसे कि मोमोज खाना बहुत पसंद है ना आप लोगों को, ठीक है, तो मोमोज देखते ही मुंह में पानी भी आ जाता है कुछ लोगों के, है ना। और मार्केट में अगर घूम रहे हो तो चिल्लाने लगते हैं बहुत दिन से तीखा नहीं खाया, तीखा नहीं खाया, कुछ ऐसा। तो वो क्या था, वो एक बिंब था। ठीक है, या मोमोज की कहीं बात चल रही हो तो मुंह में पानी आ जाता है, तो यानी उसका बिंब आपके मस्तिष्क में बन गया जिसका स्वाद आपने कभी लिया था। ठीक है, तो वो हो गया स्वाद बिंब। ठीक, तो ये कुछ बिंब के प्रकार हैं, दृश्य, श्रव्य, घ्राण, स्पर्श और स्वाद। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों। और सबसे जरूरी बात, बिंब का काम क्या है, क्या उद्देश्य है, कविता की सजीवता को बढ़ाना। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है। यानी कि जो भरत मुनि का रस सूत्र है उसकी व्याख्या इनमें से किसने नहीं की है। तो ऑप्शन बी, क्षेमेंद्र, आचार्य क्षेमेंद्र ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या नहीं की है। टीजीटी परीक्षा 2001 का प्रश्न है ये। ठीक है, ध्यान रखें। व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे व्याख्या पर। भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा में, भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा में रस सिद्धांत पर सबसे प्रमाणिक एवं चर्चित रचना किसकी है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के रूप में मिलती है। किसके रूप में, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के रूप में मिलती है। ठीक है, रस की निष्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख इसी रचना में, किस रचना में, नाट्य शास्त्र में। और नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, भरत मुनि की रचना है, इसमें किया गया है। ठीक है, क्या, रस की निष्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख। ठीक, आगे देखें, भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या में ही, भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या में ही उत्तरवर्ती आचार्यों ने अपनी शक्ति लगाई है। उत्तरवर्ती आचार्य कौन, बाद के आचार्य। ठीक है, आगे देखें, उसके परिणाम स्वरूप उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद, इन 4 सिद्धांतों का विकास हुआ है। ठीक है, तो जब ये 4 सिद्धांत हैं, कौन कौन से, उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद, ये 4 सिद्धांत हैं जो, जिनकी उत्पत्ति किसकी वजह से हुई है, भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करने की वजह से हुई है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। आगे चलते हैं, विभाव, अनुभाव तथा व्याभिचारी, विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, किस किस से, विभाव, अनुभव, व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये किसका सूत्र है, भरत मुनि का सूत्र है। ठीक है, संस्कृत में कुछ इस तरह से है, विभाव, अनुभव, व्याभिचारी, संयोग रस निष्पत्ति। ठीक है, आगे देखते हैं, इस भरत सूत्र में, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, भरत सूत्र भी कहा जाता है। जो निष्पत्ति शब्द आया है, उसके भी 4 अर्थ होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे सामने भरत सूत्र है, इसमें जो निष्पत्ति शब्द है, इसके भी अलग से 4 अर्थ और हैं। कौन कौन से, देखते हैं।
तो गौर करेंगे दोस्तों निष्पत्ति के 4 अर्थों पर। भट्ट लोलट, सबसे पहले भट्ट लोलट, ठीक है। इनके मत में निष्पत्ति का अर्थ क्या है दोस्तों? उत्पत्ति है। तो आपसे पूछा जाएगा कि निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति मानने वाले आचार्य कौन है, तो आप बताएंगे भट्ट लोलट, ठीक है। फिर है शंकुक, आचार्य शंकुक। इनके मत में अनुमिति, इन्होंने निष्पत्ति के अर्थ को अनुमिति माना है, ठीक है। क्या माना है? अनुमिति माना है, ठीक। फिर आते हैं दोस्तों आचार्य भट्ट। कौन? भट्ट। देखो भट्ट लोलट अलग हैं और भट्ट अलग हैं, ठीक है। तो ये अंतर करते हुए चलिए, ये अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग आचार्य हैं, ठीक है। नाम में कुछ शब्दों के मैच हो जाने से एक ही व्यक्ति ना समझ बैठना, ठीक है। ध्यान रखना, यहीं पे आपके आंसर गलत होते हैं, तो यही चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। आपकी भी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम गलतियां करते कहाँ हैं और अपनी गलतियों को सुधारते हुए चलना है, ठीक है। जिससे कि जो हमारे आंसर गलत हो रहे हैं वो दोबारा से गलत ना हो। और ध्यान रखें, गलतियां ही हमें सिखाती हैं और हमें बनाती हैं। ये बात बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को समझना, ठीक है। जब कोई आपकी गलती निकाल रहा है तो इट मीन्स वो आपको इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। तो कभी कोई व्यक्ति अगर आपकी गलती निकाल रहा है तो समझो वो आपका उद्धार करता है वो, ठीक है। वो आपके भले के लिए ही कह रहा है, कभी उसकी बात का बुरा मत मानना, ठीक है, क्योंकि वो सच्चाई कह रहा है, ठीक है। और जो आपके मुंह पर मीठे बनेंगे ऐसे लोग आपकी कभी भी गलतियां नहीं निकालेंगे। जो वास्तव में आपका भला चाहते हैं वो आपकी गलतियां निकालेंगे, 50 बार निकालेंगे, और आपको बुरा नहीं मानना है, ठीक है। तो अपने आप को इम्प्रूव करें। कोई अगर आपसे कुछ बात कह रहा है तो कुछ सोच समझ के ही कह रहा होगा। हालांकि बहुत से ऐसे होते हैं कि परेशान करने की दृष्टि से भी ये करते हैं काम, लेकिन ऐसे लोगों की परख आपको आनी चाहिए और ऐसे लोगों को जितनी जल्दी अपने से दूर कर दिया जाए उतना बेहतर है, ठीक है। तो अच्छे लोगों के संपर्क में रहें, ठीक है, और जिनसे आपको सीखने को मिले ऐसे लोगों के संपर्क में रहें, ठीक है। जो आपको बार बार नीचा दिखाएं उनके संपर्क में बिल्कुल ना रहें, ठीक है। और ये सिर्फ आपके गुरु ही हो सकते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं होगा। सिर्फ आपके माता पिता और आपके गुरु, ये 3 लोग हैं सिर्फ जो आपका हमेशा भला चाहेंगे, जिंदगी में कभी बुरा नहीं चाहेंगे, ठीक है। इनके अलावा कोई भी ऐसा संबंध नहीं है जो स्वार्थ से जुड़ा हुआ हो। ये 3 लोग हैं जो कि निस्वार्थ भाव से आपका साथ देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझें और अपने जीवन के महत्व को समझें। अगर कोई आपको इतना मान रहा है तो आप भी अपनी परफॉर्मेंस उनके सामने दिखाइए, ठीक है ना। हर कोई एक्सपेक्ट करता है, और सच में जिस दिन आप अपने एग्जाम्स क्रैक करके आएंगे ना, उस दिन अपने टीचर से और अपने माँ बाप का चेहरा देखना एक खुशी अलग होती है, ठीक है। क्योंकि आप जितनी तैयारी कर रहे हैं ना, उससे दुगनी तैयारी आपका परिवार कर रहा है आपके लिए। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो आगे चलते हैं। भट्ट नायक के मत में भुक्ति शब्द क्या है? निष्पत्ति का अर्थ है, ठीक है। फिर आते हैं दोस्तों अभिनव गुप्त, आचार्य अभिनव गुप्त। इनके मत में अभिव्यक्ति का ग्रहण होता है, ठीक है। अभिनव गुप्त ने निष्पत्ति का अर्थ क्या माना है? अभिव्यक्ति, ठीक है। ध्यान रखें दोस्तों। फिर आते हैं अतः भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार क्षेमेंद्र नहीं हैं, परंतु क्षेमेंद्र अपने औचित्य संप्रदाय के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो क्षेमेंद्र ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या नहीं की है, ठीक। तो एक बार निष्पत्ति के अर्थ को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो रही है। बच्चों को, स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि अभिव्यंजनावाद क्या है और ये सब क्या है ना। इसीलिए कन्फ्यूज़न भी हो जाती है, ठीक। तो
आंसर जब आएगा, जब क्वेश्चन आएगा तो सीधे सीधे लिखा होगा कि अभिव्यक्तिवाद किसका है, तो आप बताएंगे अभिनव गुप्त का। ऑप्शन में अभिनव गुप्त होगा, सीधे बस ये पूछेंगे, वहाँ ये नहीं पूछेंगे कि निष्पत्ति का अर्थ। पूछ भी सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, पूछ भी सकते हैं, जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हो रहे हैं तो हमें उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, लेकिन यहाँ सीधा सीधा आपका नाम पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखें और एक बार फिर से सुन लें। तो गौर करेंगे दोस्तों, भरत मुनि के रस सूत्र जिसमें निष्पत्ति शब्द आया है, और निष्पत्ति शब्द के भी 4 अर्थ होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ आचार्य हैं, ध्यान दें, भट्ट लोलट, इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति माना है। क्या माना है? उत्पत्ति माना है। ठीक है, शंकुक ने निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति माना है। वहीं भट्ट नायक ने निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति माना है, और अभिनव गुप्त ने निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति माना है। ठीक है, और यही 4 अर्थ हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये इम्पोर्टेंट व्याख्या है दोस्तों, और इनका रस सूत्र भी याद रखें। ठीक है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति ही। ठीक है ना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं, तो ध्यान देंगे दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। गौर करें, नाट्यशास्त्र नाट्य कला पर व्यापक ग्रंथ एवं टीका है। क्या है? नाट्यशास्त्र नाट्य कला पर व्यापक ग्रंथ एवं टीका है, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचम वेद भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी बन सकता है, या सीधा पूछेंगे पंचम वेद किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे नाट्यशास्त्र को। ठीक है, और नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की। ठीक है, और ये क्या है? नाट्य कला पर व्यापक ग्रंथ एवं टीका है। टीका का अर्थ होता है सरल व्याख्या। जैसे उदाहरण अगर हम लें तो ऋग्वेद एक वृहद ग्रंथ है दोस्तों, हर कोई पढ़ नहीं सकता क्योंकि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, तो उसे समझने के लिए कुछ सरल व्याख्याएं की गई, जैसे उपनिषद, आरण्यक। ठीक है, और ये आपके वेद थे, ये पुराण थे। ठीक है, तो ये क्या थे? ये एक प्रकार की टीकाएं थी। ठीक है, तो सरल व्याख्या, टीका का मतलब सीधे समझो सरल व्याख्या। ठीक, तो नाट्यशास्त्र क्या है? जो नाट्य कला है, नाट्य कला पर जो व्यापक ग्रंथ एवं टीका है। ठीक है, नाट्यशास्त्र ध्यान रखें, यानी कि इससे पहले कोई ऐसा ग्रंथ रहा होगा, ठीक है ना, जिसको आधार बनाकर, जिसको सरलीकृत किया किसने? भरत मुनि ने। किस नाम से? नाट्यशास्त्र नाम से। ठीक है, और फिर उनको लेकर और भी परवर्ती आचार्यों ने फिर क्या की? अलग अलग व्याख्याएं की। ठीक है, तो कोई चीज जब मुश्किल होती है तो धीरे धीरे उसका सरलीकरण किया जाता है। तो नाट्यशास्त्र भी कहीं ना कहीं जो इससे पहले की जो रचनाएं रही होंगी, ठीक है, किससे संबंधित? नाट्य कला से संबंधित जो रचनाएं थी, उनका कहीं ना कहीं ये एक सरलीकरण है। ठीक है, और इसके बाद के आचार्य इसी परंपरा में आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी अगर मुझे लगता है थोड़ी बहुत बात तो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर मैं कहीं भी गलत हूं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे मेरी गलती बताएं और सुधार करें। ठीक, आगे देखते हैं। वर्तमान नाट्यशास्त्र प्रायः 6000 श्लोकों का ग्रंथ है। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो रही है अभी यहाँ पर। ठीक है, किताबें पढ़ेंगे, लेकिन किताबें पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। यहाँ पर सीधे सीधे प्रश्न में जो चीज़ें आती हैं वो आपसे डिस्कस की जा रही हैं। ठीक है, तो अपना ध्यान बनाए रखिए। तो ध्यान दें दोस्तों, वर्तमान नाट्यशास्त्र यानी जो हमें आज नाट्यशास्त्र की जो कृति उपलब्ध मिलती है, उसमें प्रायः 6000 श्लोकों का 6000 श्लोक हैं। कितने हैं? 6000 श्लोक हैं। ठीक, इसीलिए उसको षट शास्त्री
षट शास्त्री संहिता भी कहते हैं। किसको? नाट्य शास्त्र को। ठीक है, षट मीन्स 6, शास्त्री मीन्स 1000। ठीक है, तो 6000 यानी षट शास्त्री संहिता भी सहस्त्री। ठीक है, शास्त्री ऐसे ही पढ़ो उसको, षट शास्त्री संहिता भी कहते हैं। किसको? नाट्य शास्त्र को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का। नाट्य शास्त्र के उपलब्ध संस्करण षट शास्त्री संहिता में 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 36 यानी 36 अध्याय हैं। जबकि निर्णय सागर द्वारा प्रकाशित प्रथम संस्करण में, जो इसका पहला संस्करण आया था, किसके द्वारा प्रकाशित था? निर्णय सागर के द्वारा। ठीक है, उसमें कितने अध्याय दिए गए थे दोस्तों? 37 अध्याय दिए गए थे। कितने? 37 अध्याय दिए गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं, ध्यान देंगे दोस्तों। वैसे नाट्य शास्त्र के प्राचीन टीकाकार आचार्य अभिनव गुप्त ने, किसने? आचार्य अभिनव गुप्त ने इसमें 36 अध्यायों का ही उल्लेख किया है। ठीक है, तो जो प्राचीन टीकाकार रहे हैं अभिनव गुप्त, उन्होंने इसमें केवल 36 अध्यायों का ही उल्लेख किया है। तो आप प्रायोरिटी किसे देंगे? 36 अध्यायों को देंगे। और श्लोक कितने हैं दोस्तों? 6000 श्लोक हैं। 6000 श्लोकों की वजह से नाट्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? षट शास्त्री संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि की रचना है नाट्य शास्त्र। पीजीटी परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? ऑप्शन बी भरत मुनि। भरत मुनि की रचना है नाट्य शास्त्र। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2005 का प्रश्न है ये। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।